प्रभात खबर के समय से संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय कुमार और आपका अभिनंदन। नमस्कार। हमारे साथ के एन गोविंदाचार्य इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और मैं बताऊं कि के एन गोविंदाचार्य अपने राजनीतिक जीवन को लेकर काफी एक दौर में काफी सुर्खियों में रहे और लगातार आरएसएस से जुड़ाव हो, बीजेपी में फिर आना हो और उसके बाद से जो संगठन और पार्टी में जो वैचारिक आधार होता है उसको दिशा देने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। 1988 से लेकर वर्ष 2000 तक ये भाजपा के महासचिव रहे और उसके पहले इनका जन्म तिरुपति में होता है और वहां से फिर ये विज्ञान में आगे की पढ़ाई के लिए बीएचयू बनारस चले आते हैं और वहां से ये पढ़ाई पूरी करने के बाद आरएसएस में सक्रिय हो जाते हैं। संयुक्त बिहार में मुझे जहां तक जानकारी है और मैं जानता भी हूं कि संयुक्त बिहार में तब के दक्षिण बिहार में ये संगठन की ओर से काफी इन्होंने काम किया। लोहरदगा हो, गुमला हो, लातेहार हो और संगठन को खड़ा और मजबूत करने में उन दिनों इनकी बहुत ही बड़ी भूमिका मानी जाती है। लेकिन बाद के दिनों में इन्होंने राजनीति से एक तरह से पूरी तरह से राजनीति से अपनी धारा मोड़ ली और सामाजिक सांस्कृतिक तरीके से कैसे समाज में जागरूकता लाई जाए, वह प्रकृति का क्षेत्र है, वह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का क्षेत्र है। तो हम इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। जो ये पूरा रूपांतरण है राजनीति से सामाजिक और प्रकृति पर्यावरण के काम में ये कैसे हुआ? इस सेंस ऑफ अर्जेंसी के कारण प्राथमिकताएं बदली और राजनीतिक क्षेत्र में तो मुझे संघ के प्रचारक के नाते संघ के लोगों की ओर से कहा गया था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में मैं काम कर रहा था और भारतीय जनता पार्टी में योग्य जितना संभव था उतना योगदान किया। तो मुझे लगा कि कुछ और करना चाहिए, क्योंकि अंधाधुंध वैश्वीकरण के कारण उन्मुक्त उपभोगवाद का चरम आता जाएगा। मैंने अपना आकलन किया, इसलिए मुझे लगा कि वैश्वीकरण के बारे में बहुत से समर्थक लोग हैं, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसके समर्थक बहुत लोग, वो भी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी बड़े अच्छे नियत के लोग हैं, लेकिन उनके दृष्टिकोण क्यों ऐसा है और तो मुझे तो और पढ़ना चाहिए। तब मुझे लगा कि मुझे 2 साल का अध्ययन अवकाश लेना चाहिए। उसके लिए मैंने भाजपा के लोगों से छुट्टी मांगी, सहमति हुई। तब मैंने 9 सितंबर 2000 को अपना अध्ययन अवकाश घोषित किया। जी, तो क्या आपको लगता है कि राजनीति जो है, राजनीति से जो समाज परिवर्तन या नया समाज बनाने का जो एक सपना था, राजनीति को बतौर एक टूल जो इस्तेमाल हो सकता था, वो नहीं हो पा रहा है? नहीं, इस वक्त देखिए, पीपल गेट द गवर्नमेंट व्हिच दे डिजर्व। समाज की चेतना, समाज की समझदारी और समाज की हिस्सेदारी, ये मूल है लोकतंत्र का तत्व जी। और इसमें राजसत्ता का अपना एक योगदान है। राजसत्ता न एकमेव उपकरण है, न सर्वस्वधारी उपकरण है। ये हमने रियलाइज किया था काम करते हुए। कई बार नीतियां गलत होती हैं, कई बार नीतियां सही होती है तो क्रियान्वयन ईमानदारी से नहीं होता, कई बार ईमानदारी से क्रियान्वयन होता भी है तो जनता का रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं मिलता। इसलिए केवल निर्णय करना, नीति निर्धारण करना पर्याप्त नहीं है, ये समझ में आया। और सत्ता का मतलब मुझे समझ में आया कि विधायिका केवल नहीं है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के साथ मीडिया और एकेडमिया का भी स्थान है। जब सत्ता को समग्रता से समझना हो तो समाज के अधिष्ठान पर काम करना होगा। इसलिए मैंने सत्ता से छुट्टी ली और समाज सत्ता की ओर उन्मुख हुआ। समाज सत्ता की ओर। लेकिन जो राजनीति में जब आप आए पूरी तरह से, और उस समय जो प्रेरणा थी आपकी राजनीति के लिए, जो प्रेरणा शक्ति थी, आज की तारीख में वो कितनी प्रासंगिक है? आज भी प्रासंगिक तो भरपूर है।
जैसे आज भी एकात्म मानव दर्शन पर अधिष्ठित कार्यकर्ता आधारित स्वरूप राजनीतिक दल को प्राप्त हो, ये उस समय भी मेरी सोच थी और मेरा योगदान उस दिशा में था। जी। आज भी मानता हूँ कि वही तरीका ठीक है। नहीं तो सत्ता का अपना तत्व होता है, सत्ता का अपना नैसर्गिक स्वभाव है, सत्ता का वैशिष्ट्य है, सत्ता का नैसर्गिक विकार भी है। स्वभाव है ग्लैमर और पावर, वैशिष्ट्य है तंत्र की विशालता और साधनों की विपुलता, और नैसर्गिक विकार है सर्वाधिकार, एकाधिकार और कालक्रमेण भ्रष्टता। इसलिए राजसत्ता के ऊपर सामाजिक अंकुश होना जरूरी है। इसी के लिए कहा गया पीपल गेट द गवर्नमेंट व्हिच दे डिजर्व। समाज की ओर से और प्रकार की ताकतें भी उभरनी चाहिए, संगठित होनी चाहिए। किसी राजनीतिक शक्ति में आप देख पा रहे हैं कि जो विकार से मुक्त हो, और जितनी भी चीजें आपने अभी गिनाई, उसके लिए इंस्टीट्यूशनल प्रोविजंस की आवश्यकता है जी। केवल इच्छा होने से नहीं चलेगा। जैसे भाजपा में रहते हुए हमने विचारधारा से प्रेरित और कार्यकर्ता आधारित संगठन का स्वरूप मिले, इसके लिए मैंने कोशिशें की जी। जैसे अध्यक्ष केवल 2 वर्ष का रहे या 2 टर्म केवल रहे, जैसे चुनाव समिति में 2/3 लोग होने चाहिए जो चुनाव खुद न लड़े जी। फिर जो पार्टी अध्यक्ष है अपने अपने स्तर के चुनाव अपने कार्यकाल में कभी न लड़े जी। ऐसे कई बंधन जी। पार्टी का अपना लोकायुक्त होना चाहिए जी। और पार्टी में लोकायुक्त की सक्रियता पर भी निर्भर, इसलिए वो समाज के ऐसे व्यक्ति रहे लोग जो राजनीतिक रुचि अभी न रखते हो। जी। तो राजनीति में जो एजेंडा होना चाहिए माने समाज के लिए, या जो आप इशू अभी उठा रहे हैं पर्यावरण के लिए, सरकारें भी उठाती रही हैं, उठा भी रही हैं, लेकिन जी आप कह रहे हैं सरकार भी उठाती रही है, लेकिन कई बार आप गलत जगह ताली चाबी लगाएंगे तो ताला खुलेगा कैसे? जी। जैसे गंगा जी का ही विषय है जी। अविरल गंगा, निर्मल गंगा हम सबको अभीष्ट है जी। निर्मल रहनी चाहिए, ये भी आवश्यक है। उसके लिए अविरल बहना ये पूर्व शर्त है जी। उसके लिए गंगा जी में प्रवाह होना आवश्यक है, उसके लिए गंगा जी में पर्याप्त जल मुख्य धारा में होना आवश्यक है जी। जैसे मनुष्य के शरीर में 70% पानी है, वैसे ही नदी के शरीर में भी 70% पानी होना चाहिए। उसको इकोलॉजिकल फ्लो कहते हैं जी। आप इकोलॉजिकल फ्लो की उपेक्षा करें, वेलोसिटी उत्पन्न हो ही ना तो प्रवाह हो कैसे? प्रवाह के बिना निर्मलता आवे कैसे? तो नदी की आत्मशुद्धि की क्षमता कम हो जाती है। तो हम नदी में से पानी जरूरत से ज्यादा मतलब नदी की क्षमता से ज्यादा निकाल लेते हैं। 70% पानी प्रवाह में छोड़ें, और ये जो कल्पना भ्रांत है कि समुद्र में जो जा रहा है पानी वो वेस्ट है, उसका अपना योगदान है जी। पानी में ऑक्सीजन लाने में उसका अपना विशेष योगदान है जी। मीठे पानी और खारे पानी का संयोग के अपने समीकरण बनते हैं, इसलिए वेस्ट नहीं है। उसमें से ही कोरल्स बनते हैं, रीफ्स बनते हैं, प्लैंकटन बनते हैं, वही शुरुआत की सृष्टि के तत्व है वो सब। तो राजनीति और सरकारें क्या इस काम को नहीं कर पा रही हैं या नहीं हो पाएंगी इनसे? उसके लिए जैसे मैंने कहा अपनी निष्ठा होनी चाहिए कि गंगा जी को अविरल और निर्मल रखते हुए हमें विकास की धाराओं को मजबूत करना है। फिर उसकी पूर्व शर्त है अविरल और निर्मल होना। तो निर्मल की ओर तो आकृष्ट हो जाते हैं राजनीतिक सत्ता के लोग, अविरलता की ओर वो झिझकते हैं जी। आप जैसे उदाहरण के लिए यमुना जी है जी। यमुना जी यमुना नगर में आने तक तो मोटे तौर पर सहनशील रूप में स्वस्थ रहती है, टॉलरेट किया जा सकता है। तो उसके बाद जो हालत होती है, हथनी कुंड से पानी निकाल लिया तो मुख्य धारा में पानी बहुत कम बचा जी। तो वही आगे चाहे करनाल कुरुक्षेत्र हो, चाहे अम्बाला हो, या इधर का यमुना नगर का क्षेत्र हो, इधर से इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स ले आती है जी। उसी तरह से सीवेज एफ्लुएंट्स आते हैं,
तो सीवर के कारण हो या इसके कारण हो, अब वो प्रवाह को गंदा करते हैं। क्लीनिंग की क्षमता भी सीमित है। उसके बाद आते हैं पानीपत, कोई पानी नहीं है। फिर आगे सोनीपत, फिर वही हाल, दिल्ली में प्रवेश होता है। दिल्ली में सारा सीवर उसी में आता है। अब नजफगढ़ के पास देख लीजिए, वहां पर साहिबी नदी थी, अब उसका नाम रिकॉर्ड्स में भी आ गया है नजफगढ़ ड्रेन, नाला। अच्छा, नाला। क्यों? ये तो हमने गड़बड़ किया है। और जो साहिबी नदी थी, जहाँ नहाने योग्य स्थितियां थी, अब उसको हमने बर्बाद कर दिया है। इसलिए हमको पहले तय करना पड़ेगा कि नदी को हमको वैसा ही रखना है, तब उसके शर्त को पूरा करते हुए तब निर्मल की कोशिश करनी है, और निर्मल की कोशिश पूरा करते हुए ही उस जल का उपयोग और कामों में होना है। लेकिन विकास की जो शर्त है, और विकास अब किसको कहें? इसको जी, तो इसका वैकल्पिक उपाय क्या है? ये सारा काम विकास के नाम तय करिए ना। जैसे हमारे देश का SWOT एनालिसिस क्या है, इसका तो पहले कर लीजिए। नहीं तो जैसे उदाहरण के लिए कोई कब्जा करके हमने घर को, फिर हमने बड़ी मुश्किल से उसको हिलाया डुलाया भगाया, फिर घर पर कब्जा पाए। देश पर भी ऐसा ही हुआ है अंग्रेजों के खिलाफ। तो हम कब्जा पा गए, तो हमारा काम पहले क्या होगा? पहले झाड़ फानूस लगाइएगा, टीवी लगा दीजिएगा कि पहले देखिएगा दीवार कहाँ से टूटी है, दरवाजा कहीं ठीक है कि नहीं, खिड़की कहीं चू रहा है मकान, कहीं चौक हो गया है, पहले ये सब ठीक करिएगा। उसके बाद सफाई करिएगा, पताई करिएगा, उसके बाद अपना जो कुर्सी मेज रखना हो रखिए। हम पहले वह ऊंचा ऊंचा चीज सोचने लगे, हमारी SWOT एनालिसिस को ध्यान नहीं रखा। जैसे हमारी बायोडाइवर्सिटी हमारी विशेषता है जी। भारत 2.4% जमीन है दुनिया का, लेकिन 16% बायोडाइवर्सिटी का कस्टोडियन भारत है जी। उसी तरह से आज भी इतनी गौकशी और सब होने के बाद भी दुनिया में जितने बोवाइन्स हैं उसका 30% भारत में लोकेटेड है। लाइफ स्टॉक दुनिया का 40% इस 2.4% लैंड में अवस्थित है। हमारे देश में 127 इको एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। इतने तरह के जोन्स हैं, दुनिया में और किसी देश में नहीं है। हमारे ऑरेबल लैंड क्या विशेष है, हमारी गंगा जी का विशेष है। सेल्फ क्लीनिंग स्ट्रेंथ जितनी गंगा जी की होती दुनिया की किसी नदी की नहीं है वो क्षमता। क्योंकि हिमालय हमारे पास है। हमारे शरीर की ऊंचाई से निश्चित टेरेन में निश्चित स्लैंट में आती है गंगा का प्रवाह, तो उसमें से वो सेल्फ क्लीनिंग प्रोसेस उसकी स्ट्रेंथन होती है। इसलिए हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हम किस प्रकार ऐसे स्थिति में आए हैं। और हमने 200 साल पहले, अगर एंगस मेडिसन कहता है कि भारत का जीडीपी, भविष्य की जीडीपी में योगदान 26% था, 25% था, तो उस समय कौन सी टेक्नोलॉजी थी और कौन सी बातें थी जी, इसका भी हम ध्यान तो लें। हमारे जैसे उदाहरण के लिए एक स्टेटस कॉम्प्लेक्स है, गाय पालना यानी स्तरहीन काम हो गया, समाज में प्रतिष्ठा कम। अरे भैया, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, हॉलैंड है, सब जगह तो कौन कितना पढ़ा है, कहाँ कौन मान्यता है देता है, कौन कितना मवेशी रखे हुए है, इससे मान्यता होती है उसकी। तो वहां पर वो शर्म नहीं आती, हमारे यहाँ शर्म आएगी। हम अनावश्यक टेक्नोलॉजी तो वो उपयोगी होगी जो इकोनॉमी, इकोलॉजी और एथिक्स तीनों का संतुलन रखे जी। केवल हम प्रोडक्टिविटी, केवल प्रोडक्शन पर ध्यान रखेंगे लेकिन कंजम्पशन रिस्ट्रेन नहीं करेंगे, तो गांधी जी ने जैसे कहा था, there is enough for everyone's need but not enough even for one's greed। इसलिए हमको रिसोर्स मैनेजमेंट अपने ढंग से करते आना चाहिए जी। उसमें हम चूके हैं। तो ये आपने गांधी जी का जिक्र किया, उनका जो ग्राम स्वराज और जो पूरा दर्शन है, क्या उसकी जरूरत है भारत को? भारत, देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तबाही मच गई थी। वर्ल्ड वॉर में करोड़ों लोग मारे भी गए थे। तो उसके बाद सब देश के लोग युद्ध बंद होने के बाद बैठे थे
जी। आगे का सोचने के लिए। जब सोचे तो फिर 3 बातों पर सहमति लेकर आगे बढ़ने का तय किया। एक, प्रॉस्पेरिटी की खोज फिर से करेंगे जी। उसके साथ साथ सस्टेनेबिलिटी रखेंगे जी। और पीस रखेंगे, शांति रखेंगे। जी। 3 शर्तें के साथ की। लेकिन आज हुआ क्या है, 70-80 साल जो हो गए हैं उसमें हम क्या खोए क्या पाए इसका भी एनालाइज हमको कर लेना चाहिए। तो हमने प्रॉस्पेरिटी तो कुछ पाई, लेकिन बदले में सोशो कल्चरल डिग्रेडेशन भी पाया है। अपराध और बेरोजगारी भी हाथ लगी है, विषमता भी हाथ लगी है। उसी प्रकार प्रकृति विध्वंस हमने किया है और उन्मुक्त उपभोग का वातावरण उत्पन्न किया है। संयमित उपभोग भारत की परंपरा है, हमने उसको वायलेट किया है। तो भारत की तासीर, तेवर और जरूरत के हिसाब से ही विकास की संकल्पना, विकास की व्यवस्था, विकास की पैरामीटर्स, मापदंड जैसे जीडीपी और ग्रोथ रेट वैल्यू न्यूट्रल कॉन्सेप्ट्स हैं, इसलिए उसको हम आधार क्यों बनाए? हम तो आज की स्थिति में आधार बनाए इकोसेंट्रिक डेवलपमेंट का कि जमीन विषैली कम हुई तो विकास, जमीन जहरीली ज्यादा की तो विकार और विनाश, जलस्तर बढ़ा तो विकास, जलस्तर कम हुआ तो विनाश, फॉरेस्ट कवर घटा तो विनाश, फॉरेस्ट कवर ठीक रहा तो विकास, मनुष्य गौ संबंध प्रोपोर्शनल ठीक रहे तो ठीक। नहीं तो आज से 200 साल पहले एक आदमी पर 10 गोवंश था। अंग्रेज जब गए तो एक आदमी पर एक गोवंश छोड़ गए। आज 7 आदमी पर एक गोवंश बचा है। ये तो कोई विकास का इंतजाम नहीं हुआ। इसलिए फिलॉसफी के साथ मिला जुला भाव रखते हुए विकास की व्यवस्था होना, ये स्वस्थ समाज का तरीका होगा। तो समाज क्या इसको जो बातें आप बता रहे हैं वो समाज के लिए, तो समाज क्या उसको स्वीकार नहीं कर रहा है या ऐसी चीजें प्रक्षेपित हो रही है समाज पर जो उससे अलग होता जा रहा है? दोनों बातें हैं। 200 साल का विकार लादा गया है जी, इसलिए उस थॉट प्रोसेस में से हमको डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड करना पड़ेगा। भारत को भारत के नजरिए से देखना, भारत के नजरिए से ही दुनिया को देखना, जी, ये पहली आवश्यकता है। उसके लिए शिक्षा, संस्कार और परिवार व्यवस्था, इस पर जोर लगाने की जरूरत है। जी, लेकिन हम आते हैं अपने पहले सवाल की ओर कि आप मुख्य धारा की राजनीति छोड़कर जो जिस काम में आप आए, तो ऐसा क्यों हुआ? वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, रूपांतरण कर सकते हैं या तो बदलाव हुआ, तो इसके पीछे मैं कोई सत्ता संपत्ति सम्मान के लिए तो राजनीतिक क्षेत्र में गया ही नहीं था। जी, मुझे तो संघ के अधिकारियों ने कहा था तुमको भारतीय जनता पार्टी में काम करना है, योगदान करना है। जी, तो फिर हम प्रचारक थे जी, तो प्रचारक को जो कहा जाए, जहाँ कहा जाए, जब कहा जाए, जाने की सिद्धता होनी चाहिए। उसका अपना कोई टेस्ट नहीं, अपनी कोई प्राथमिकता नहीं हो सकती। जी, तो संघ के लोगों ने कहा तुमको वहां काम करना है। मैंने केवल इतना पूछा कि नया क्षेत्र है, मुझे मालूम नहीं है क्या करना नहीं करना। राजनीति, हाँ, हमारे लिए भले ही बिहार आंदोलन में रहे हो, तो उससे क्या होता है, मैन इन द फील्ड इज द बेस्ट जज ऑफ द सिचुएशन, या टू गाइड एन ऑर्गेनाइजेशन। तो वो तो हमारी स्थिति नहीं है राजनीतिक क्षेत्र के बारे में। हम संघ को जानते हैं थोड़ा, विद्यार्थी परिषद को जानते हैं थोड़ा, और खुद को थोड़ा जानते हैं। हम नए हैं, शुरू में ही कोई गलती ना हो अज्ञान में। दुर्गा नहीं, बाकी कुछ नहीं, खाली एक काम करो, अपनी लाइफ स्टाइल में कोई बदल मत आने देना। जैसे कहीं भी रहते हो, कहीं भी खा लेते हो, कहीं भी सो लेते हो, कहीं भी कोई वाहन की आवश्यकता चिंता नहीं करते हो, जैसे रहते हो वैसे ही रहना। ये ऋषि वाक्य था। तो मुझे लगा कि यहाँ आने के बाद तब समझ में आया सत्ता का स्वभाव क्या है, सत्ता का विकार क्या है। तो उसके अनुसार स्खलन होने से खुद को बचाना नहीं, समझ लेना कि ये निरर्थक बातें हैं, हम इसके लिए तो आए नहीं।
अच्छा, हमको न चुनाव लड़ना था। तो वहाँ का अनुभव कैसा रहा राजनीति का? नहीं, आपको अनुभव काफी तो वो तो देखिए, मनुष्य स्वभाव है तो मनुष्य स्वभाव को फैक्टर कर लेना चाहिए। जी, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हर व्यक्ति का नैतिक स्तर तो बढ़े, जी, लेकिन व्यवस्थाएं भी ऐसी हों कि सामान्य नैतिक स्तर का आदमी भी चाहे तो जिंदगी स्वस्थ गुजार ले। इसलिए व्यवस्था भी ठीक होनी चाहिए, व्यक्ति भी ठीक होना चाहिए। जी, तो पार्टी के अंदर भी व्यवस्था भी होनी चाहिए, व्यक्ति भी ठीक होने चाहिए। जी, तो व्यवस्था क्या हो, मैंने कोशिश की है पार्टी में रहते हुए। तो उस समय में जितना मुझसे बन पड़ा जी, उतना सादगी, मितव्ययिता, साधन, शुचिता, इन सब की ओर थोड़ा ध्यान दिया था। जी, मुझे लगता है कि वही रास्ता है। There is only one way, and even if it is long one, it is the shortest one. तो आज की तारीख में कोई आपको लगता है ऐसी राजनीतिक पार्टी है या दल है जो इन सब विकारों से मुक्त? नहीं, इसमें एब्सोल्यूट के टर्म्स में तो सोचा नहीं जा सकता है जी, इसलिए मैं इस पर सोचता भी नहीं हूँ, क्योंकि अब जिस काम में लगा हूँ जी, उसके अलावा हमको इधर उधर देखने की अब न जी। फुर्सत है न जरूरत है। जी। तो मैं अपने काम में लगा हूँ। तो भारत विकास संगम, इटर्नल हिंदू फाउंडेशन और इस तरह के जो सामाजिक बदलाव लाने का जो आपने लक्ष्य रखा है, तो इसका अब तक क्या प्रभाव देख रहे हैं? हम देख रहे हैं अब तो प्रकृति केंद्रित विकास की बात अब गूंजने लगी है। जी, इसका नैरेटिव बिल्ड हो और इसका समाज, सत्ता, राजसत्ता, अर्थसत्ता सभी पर धीरे धीरे प्रभाव आवे। जी, क्योंकि शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध आहार, जी, ये सब पार्टियों की जरूरत है। जी, सभी समाज के तबकों की जरूरत है। इसलिए सबको ध्यान देना पड़ेगा। पर जीवन जरूरी है पहले। जी, इसके लिए शुद्ध जल, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा और शुद्ध आहार, जी, इसके लिए आग्रह होना चाहिए। सारी नीतियां शिक्षा की, स्वास्थ्य की, इंडस्ट्रीज की, पर्यावरण की, जी, नदियों, पहाड़ों की, जंगलों की, जो अस्तित्व की नैसर्गिक अधिकार की स्थिति होनी चाहिए, उसके लिए आवश्यक कानूनी प्रोविजन भी करना पड़े तो करना होगा। ये सब करना है आगे। तो क्या लगता है आपके सामने चुनौतियां इस रास्ते में क्या दिख रही हैं और कितनी बड़ी चुनौतियां दिख रही हैं? चुनौतियां तो बहुत बड़ी और, है। और राजनीति क्या उन चुनौतियों को खत्म करने या उस संकट को दूर करने में राजनीति और समाज किस हद तक तैयार दिखता है? हमको लगता है कि तैयार होना उसकी नियति है। जो स्थितियां हैं उसमें लिविंग कंडीशंस तो रहे। जी, अब संकट तो उस पर आ रहा है। जी, अब जो हालात हैं स्वास्थ्य की, जनता की, हर घर में कोई न कोई दवाई की फाइल मिल जाती है, तो ऐसे तो नहीं था। अब जितने कैंसर के मरीज होने लगे हैं, पहले तो नहीं थे। जी, गंगा बेसिन में ये विकार बहुत चढ़ गया है, ऊंचा परवान पर। जी, ये सब क्या है? इंडिकेटर्स हैं। ये सब एक इंडिकेटर्स के नाते से देखेंगे। जो लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्रोथ रेट ऑफ ग्रोथ इसी को महत्वपूर्ण फिर भी माना जा रहा है। जी, ये सब इन स्थितियों में अर्जेंसी तो ये है ही कि जमीन, जल, जंगल, जानवर के साथ जन की अनुकूल जीवन व्यवस्था, यही समाधान हो सकता है, जो साफ साफ समझ में आने लगा है। जी, अब इसके अनुसार जन चेतना, जन समझ और जन की हिस्सेदारी बढ़े, इसी की कोशिश करना धर्म है। जी, इसलिए उसमें हम भी लगे हैं और भी लगे हैं। वातावरण बन रहा है, अब सवाल उठने शुरू हो जाएंगे जमीन, जल, जंगल, जानवर के बारे में। और ये सवाल, इसका सवाल का जब जवाब ढूंढेंगे तो प्रकृति केंद्रित विकास ही रास्ता नजर आएगा। प्रकृति केंद्रित विकास? हाँ, मानव केंद्रित नहीं। जी, जैसे विकास के परिभाषा है कि नदी, पहाड़ सब सुरक्षित रहे तो विकास हो। ये प्री कंडीशंस है। नदियां साफ रहे, नदियां बहती रहे, ये प्री कंडीशन है। हरियाली रहे सब जगह, प्री कंडीशन। लेकिन हम लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं, जिस विकास के मॉडल पर चल रहे हैं,
आपको लगता है कि वहां से वो पूरा मामला पीछे लौटने वाला है? इसलिए हाँ, लौटने के लिए यू टर्न करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। एक लंबा आर्च लेकर चलने की जरूरत है जी। लंबा आर्च लेकर चलेंगे तो रास्ता निकल आएगा। अच्छा। क्योंकि 200 साल की समस्या है जी। तो कम से कम 20 साल तो कंटिन्यूअस ठीक ढंग से काम करें। जी। 20 साल लगेगा जी। 20 साल में तो दुरुस्त बेहतर हो जाना चाहिए। ये आप स्वदेशी के माने काफी समर्थक रहे और इसको लेकर बहुत सक्रिय भी रहे थे एक दौर में। मेरा सवाल ये है कि वैश्वीकरण और आधुनिक तकनीक के दौर में ये विचार कितने प्रासंगिक रहे हैं? इसलिए तय करिए टेक्नोलॉजी आपको किस बात की चाहिए, कैसी चाहिए। जी। अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी ही सोल्यूशन है। कौन तय करेगा? ये समाज तय करे और सत्ता पर भी दबाव आएगा। जी। इसलिए समाज की चेतना, समाज की समझ यही आवश्यक है। हाँ, समाज और सत्ता दोनों का परस्पर सहयोग रहे, एक रथ के दोनों पहिए की तरह से गति ठीक चलेगी। जी। इसलिए समाज के स्तर पर भी काम की जरूरत है, सत्ता के स्तर पर भी काम की जरूरत है। जी। संवाद, सहमति और सहकार, जी। यही रास्ता है आगे का। जी। उसके लिए जगह जगह लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो साहस, पहल और प्रयोग जी। ये लोग कर रहे हैं। उसका एम्पलीफायर इफेक्ट आएगा सत्ता के द्वारा अनुकरण करने से। जी। वो भी होने लगा है धीरे धीरे। अब इस बार के पद्मश्री का ही आप देख लीजिए, तो ऐसे बहुत से प्रयोगशील, प्रयोगधर्मी लोगों को अवार्ड मिले हैं। जी। ये रिकॉग्निशन का ही तो लक्षण है। जो पर्यावरण या नीचे काम कर रहे हैं, बहुत लोग प्रकृति को बचाने के लिए। लक्ष्मण सिंह लापोडिया को मिला। जी। फिर ऐसे इतने लोग हैं, झाबुआ में महेश शर्मा को मिला। जी। ऐसे बहुत लोग हो गए हैं, अच्छा है। जैसे उमाशंकर पांडे हैं, जलग्राम खड़े किए उन्होंने। जी। ऐसे इतने लोग हैं, अब तो लगभग 2000 की लिस्ट तो आसानी से बनाई जा सकती है और देश के 127 इको एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के अनुसार रिसोर्स एटलस बनाने की जरूरत है। जी। ये एक मेरा सवाल और है कि जैसे आपने एक लंबा समय शुरू किया आरएसएस और बीजेपी के साथ, आज जो हिंदुत्व की राजनीति है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हिंदुत्व तो देश का तत्व है, इसमें शक नहीं है। जी। केवल हिंदुत्व क्या है, मुस्लिम विरोधी हिंदुत्व है या हिंदुत्व की अपनी तासीर है, अपनी विषय वस्तु है। जैसे मैं मानता हूं कि 5 लक्षण हिंदुत्व के विशेष हैं। जी। एक है आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। जैसे आकाश से आने वाली पानी की बूंदें एक समुद्र में ही अंत में जाकर मिलती हैं, वैसे ही किसी भी विधि से पूजा किया जाए तो अंततः एक ही परम तत्व परमात्मा को प्राप्त होता है। जी। ये कम से कम भारत में उपजे संप्रदायों के लिए तो 100% लागू है। दूसरा तत्व है एक ही सत्य सभी जड़ चेतन से अनुस्यूत है, खुदाओ। जी। इसलिए कौन बड़ा कौन छोटा, सोदरा सर्वे, इसके लिए इगैलिटेरियनिज्म हिंदुत्व का लक्षण है। जी। फिर मनुष्य प्रकृति का विजेता नहीं, प्रकृति का अंग है। जी। तो इकोसेंट्रिक डेवलपमेंट की डिमांड, अर्ज, उसका नैसर्गिक स्वभाव है। जी। और चौथा, मातृत्व के गुण के कारण महिला निश्चित रूप से आदर की विशेष पात्र है। जी। इसका संस्कार समाज में होना, ये हिंदुत्व का लक्षण है। और खाओ पियो मौज करो मर जाओ से भी परे जिंदगी का कुछ मकसद है। मुट्ठी बांधे आए थे, हाथ पसारे जाएंगे, हिंदुत्व का लक्षण है। जी। इसलिए मितव्ययिता और जीवन के मकसद को समझना, क्योंकि जीवन का मकसद जैसा रहेगा वैसा ही जीवन लक्ष्य बनेगा। जीवन लक्ष्य बनेगा, उसमें से जीवन मूल्य बनता है, सही और गलत का विवेक। जी। जीवन मूल्य में से जीवन आदर्श बनते हैं, जीने वाले लोग। जी। और जीवन आदर्श से जीवन शैली बनती है। उस जीवन शैली को प्राप्त करने के लिए पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स की भूमिका होती है। जी। और पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स की भूमिका
अपनी अच्छी स्वस्थ स्थिति में ज्यादा योगदान करें। इसके लिए आवश्यक है टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट। जी। और टेक्नोलॉजी के लिए आवश्यक है कि वो एथिक्स, इकोनॉमी और इकोलॉजी। एक अंतिम सवाल, आपके जीवन का अब तक का सबक क्या रहा है? एक अंतिम सवाल कि आपके जीवन का अब तक जो सबक है वो क्या है, सबसे बड़ा सबक? और दूसरा ये कि नई पीढ़ी के लिए क्या मैसेज है होगा आपके लिए, आपकी ओर से? हम कह रहे हैं कि छोटे छोटे प्रयोगों को तरजीह ज्यादा दिया जाए। जी। तो ये सीखा है हमने। जी। और सीखा है कि बहुत कुछ जानने का है बचा, जिसमें अपनी जानकारी बहुत थोड़ी है। जी। इसलिए अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट जहाँ हो रहे हैं उन सबको इकट्ठा करना और जानने की कोशिश करना। जी। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार गोविंदाचार्य जी। अभी हम लोग प्रभात खबर के समय से संवाद कार्यक्रम में इनसे रूबरू हो रहे थे। अब दीजिए हमें इजाजत। हमारी टीम जिसमें शामिल है रंजीत, हिमांशु देव और संजीव, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।